नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और इस वक्त की सबसे अहम खबर के साथ मैं हिमानी। बुलेटिन में अहम खबरों पर विस्तार से नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। अधीर रंजन के बाद अब कांग्रेस नेता उदित राज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ अपमानजनक पर टिप्पणी कर विवाद खड़ा कर दिया। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को 1 साल का समय बचा है। इससे पहले बड़े नेताओं के दौरान सियासी गर्माहट बढ़ा दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के दौरे पर एक बार फिर विधानसभा चुनाव की चर्चा को तेज हो गई। उत्तर प्रदेश में पहली बार महिला विधायकों के लिए विशेष सत्र की चर्चा से उत्साहित योगी आदित्यनाथ सरकार अब 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था पर विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाने जा रही है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में उद्गार मुस्लिमों की स्थिति पर चीन को घेरने के अमेरिका व पश्चिमी देशों की कोशिशों को उस समय करारा झटका लगा, जब भारत पर यूक्रेन समेत 11 देशों के मतदान के समय अनुपस्थित रहकर चीन की परोक्ष तौर पर मदद की। तो चलिए बुलेटिन की खबरों को देखते हैं विस्तार से और बात करते हैं अधीर रंजन के बाद अब कांग्रेस नेता उदित राज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ अपमानजनक पर टिप्पणी कर विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने मुर्मू पर कई आरोप लगाए हैं। उदित राज की इस टिप्पणी के बाद भाजपा नेता संबित पात्रा ने राज ने जिस तरह से शब्दों का प्रयोग किया है वह चिंताजनक है। कांग्रेस से पहले नेता ने ऐसे नहीं किया है, बल्कि इससे पहले भी कई नेता रह चुके हैं। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी उदित राज को नोटिस भेजकर माफी मांगने के लिए कहा है। दरअसल उदित राज ने ट्वीट किया और कहा कि राष्ट्रपति कहती है 70% लोग गुजरात का नमक खाते हैं, खुद नमक खाकर जिंदगी जीते तो है पता चलेगा। इस ट्वीट में उदित राज ने एक आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग करते हुए लिखा कि ऐसा राष्ट्रपति किसी देश को न मिले। उदित राज ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मेरा बयान द्रौपदी मुर्मू के लिए निजी है, कांग्रेस के पार्टी का नहीं है। मुर्मू को उम्मीदवार बनाया, पग वोट मांगा आदिवासी के नाम से। राष्ट्रपति बनने से क्या आदिवासी नहीं रही? देश की राष्ट्रपति है तो आदिवासी की प्रतिनिधि भी। रोना आता है जब SC/ST के नाम से पद पर जाते हैं फिर चुप हो जाते हैं। कांग्रेस नेता उदित राज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट किया है। वहीं उदित राज ने इस बयान के बाद भाजपा नेता संबित पात्रा ने भी पलटवार किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने ट्वीट करते हुए कहा कि देश की सर्वोच्च शक्ति और अपनी कड़ी मेहनत से इस मुकाम तक पहुंची महिला के खिलाफ यह एक तरह का बेहद आपत्तिजनक बयान है। अपने अपमानजनक बयान के लिए उदित राज माफी मांगे, उन्हें नोटिस भेजा जा रहा है। भाजपा नेता संबित पात्रा ने उदित राज पर पलटवार करते हुए कहा कि जिस प्रकार का शब्द उन्होंने राष्ट्रपति जी के लिए प्रयोग किया है वह चिंताजनक है। ये कोई पहली बार कांग्रेस ने इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग राष्ट्रपति के लिए नहीं किया। इससे पहले भी अधीर रंजन चौधरी ने भी किया है, वो भी हमने सुना है। वहीं भाजपा प्रवक्ता शाहजाद पूनावाला ने कहा कि केवल ट्वीट करने से यह व्यक्तिगत बयान नहीं चलेगा। कांग्रेस को हमें बताना चाहिए कि वे उदित राज पर कार्रवाई करेंगे या नहीं। उनके आदिवासी विरोधी बयान के लिए मुर्मू जी पर अजय कुमार और अधीर रंजन के बयान के बाद यह तीसरी आपत्तिजनक टिप्पणी है। यह संजोग नहीं है, यह कांग्रेस की मानसिकता है। बात करते हैं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को 1 साल का समय बचा है। इससे पहले प्रदेश में बड़े नेताओं के दौरे ने सियासी गर्माहट बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर को उज्जैन के महाकाल लोक का लोकार्पण करने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर के लिए मंगलवार से नई उड़ान शुरू हो गई है। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली से इन उड़ानों को हरी झंडी पे दिखाई है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे। चौहान ने तीनों शहरों को नवीन उड़ानों के लिए बधाई दी है। वहीं रीवा और उज्जैन की हवाई पट्टी के विस्तार की भी बात कही है।
मध्य प्रदेश के 3 शहरों के लिए मंगलवार से नई उड़ान शुरू हो गई है। अलायंस एयर्स की इस उड़ान जबलपुर जबलपुर और इंदौर ग्वालियर इंदौर का जोड़ती है। मंगलवार को इसका उद्घाटन केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली से किया। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शामिल हुए। वहीं जबलपुर के भाजपा सांसद ने भी नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और राज्य मंत्री वीके सिंह का धन्यवाद किया। चौहान ने कहा कि एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण की हमने योजना बनाई है, जिस पर जल्द ही निर्णय होगा। रीवा और उज्जैन की हवाई पट्टी के विस्तार की भी योजना राज्य सरकार ने बनाई है। आज मैं तीनों शहर की जनता को नवीन उड़ानों के लिए बधाई देता हूं। हम एक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के निर्माण की भी हमने योजना बनाई है, जिस पे जल्दी निर्णय होगा। रीवा की हवाई पट्टी और उज्जैन की हवाई पट्टी को भी दोनों को विस्तार करने की योजना राज्य सरकार ने बनाई है। आज तो मैं इन तीनों शहरों की जनता को बधाई देता हूं। आज दुर्गा नवमी है। इस बार मां की आराधना में पूरे देश को लगे हुए हमने देखा। कोविड के बाद एक अलग आनंद और उत्साह की लहर थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर के दौरे से एक बार फिर विधानसभा चुनाव की चर्चा तेज हो गई है। परमिशन पूरा होने के बाद जम्मू कश्मीर के चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव करने की तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं प्रदेश के चुनाव की बात पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा संशोधित मतदाता सूची के प्रकाशन की कवायद पूरी करने के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमने राजनीतिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं एक बार चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के प्रकाशन का काम पूरा किए जाने के बाद पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव कराए जाएंगे और आपके अपने चुने हुए प्रतिनिधि यहाँ शासन करेंगे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी है। वहीं जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट टेल की प्रथम स्तरीय जांच की जाएगी। घाटी के सभी 10 जिलों के उपायुक्त और भारत निर्वाचन आयोग का एक दल वर्कशॉप में भाग लेगा। एक अधिकारी ने बताया कि विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी जारी है। हालांकि चुनाव की तारीख की घोषणा निर्वाचन आयोग द्वारा की जाएगी। जम्मू कश्मीर के नवंबर में 2018 के बाद विधानसभा नहीं है। पीडीपी भाजपा गठबंधन सरकार के गिरने के बाद तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने विधानसभा भंग कर दी थी। आज मैं पूछने आया हूं फारूक साहब और महबूबा जी को, आप हिसाब लाइए 70 साल तक ये 3 परिवारों ने शासन किया। कितना इन्वेस्टमेंट आया जम्मू कश्मीर में, कितनी इंडस्ट्री आई, कितने कल कारखाने लगे, कितने युवाओं को रोजगारी मिली। 70 साल के अंदर सिर्फ 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया और मोदी जी ने ये 3 साल में 56,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आज जम्मू कश्मीर में लाने का काम किया है। जनसभा में शामिल लोगों का कहना है कि अमित शाह ने चुनाव चोरी में गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ियों को अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी का दर्जा देने की घोषणा की। उससे घाटी में भी इन समुदायों की उम्मीदें और बढ़ गई हैं। इस घोषणा पर सरकार जल्द अमलियाजमत पहनाएगी। कुपवाड़ा जिले के एलओसी के सटे तंगधार करहान क्षेत्र से आए तौकीफ अहमद ने बताया कि गृह मंत्री ने उन्हें कई उम्मीदें दी थी। जो ऐलान उन्होंने रजौरी में किया उसे अब पूरा होता देखना चाहते हैं। इस घोषणा के चलते बारामूला में बड़ी संख्या में पहाड़ी लोग यहाँ आते हैं। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री ने जो घोषणा की उन्हें इसको लेकर वे बहुत ज्यादा खुश हैं। तौकीफ ने कहा, हमने ऐसा नजारा इससे पहले कभी नहीं देखा जैसा इस रैली में देखने को मिला। हमारे बाप दादा और परदादा सब यहाँ की परिवारवाद वाली राजनीति में पिस चुके हैं। आज हम सब बड़े रिक हैं, लेकिन हमें अपने जिला मुख्यालय तक पहुंचने के लिए 40 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है।
और हमें उम्मीद है कि मोदी सरकार उन्हें सड़क संपर्क से जोड़े, एसटी का दर्जा दे और हमारे इलाके से जोड़ने के लिए साधना टनल मिलेगी, ताकि जो मार्ग सदियों में बारामूला जिले के उड़ी सेक्टर में एलओसी से सटे एक गांव से रैली में पहुंचे। मोहम्मद सदीक ने कहा, हमें काफी उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में पहली बार महिला विधायकों के लिए विशेष सत्र की चर्चा से उत्साहित योगी आदित्यनाथ सरकार अब $10 अरब की अर्थव्यवस्था पर विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाने जा रही है। इस माह के अंत में या नवंबर के पहले हफ्ते में विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। इस सत्र में केवल $10 अरब अर्थव्यवस्था को लेकर 36 से 42 घंटे तक लगातार चर्चा होगी। इसमें सत्ता पक्ष व विपक्ष के सभी सदस्य अपनी राय भी रखेंगे। किसी खास मुद्दे को लेकर यह अपनी तरह का पहला विशेष सत्र होगा। इस विशेष सत्र की वीडियो रिकॉर्डिंग और दस्तावेज देश की सभी विधानसभाओं को भेजा जाएगा। साथ ही इसे संरक्षित भी किया जाएगा, जिससे आने वाली पीढ़ी को भी जानकारी मिल सके। विशेष सत्र बुलाने के पीछे मंशा यह है कि देश दुनिया को पता चले कि यूपी को 10 अरब की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं। सीएम योगी ने विधान परिषद में नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य को सभी सदस्यों के खिलाफ बैठकर इसकी कार्य योजना तैयार को कहा है। वह चाहते हैं कि चर्चा उसी तरह से हो जैसे गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर 2019 में विशेष सत्र में बुलाई गई थी। उस वक्त चर्चा को संयुक्त राष्ट्र ने खूब सराहा था। सीएम की मंशा है कि विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों के बारे में सदन को अवगत कराएंगे, क्योंकि यह भी प्रदेश को $10 अरब की अर्थव्यवस्था बनाने का एक जरिया है। कोरोना काल में देश के गरीबों की असाधारण लक्ष्य में मदद करने के लिए विश्व बैंक ने भारत की तारीफ की है। वर्ल्ड बैंक ने अध्यक्ष डेविड मालपास ने बुधवार को कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान भारत ने गरीबों और जरूरतमंदों की जिस तरह से मदद की है वह तारीफ काबिल है। विश्व बैंक ने गरीबी एवं पारस्परिक समृद्धि रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि दूसरे देश को भी भारत से सबक लेना चाहिए। उन्हें भारत की तरह कदम उठाना चाहिए और गरीबी को सब्सिडी की बजाय नकद प्रत्यक्ष हस्ताक्षरण करने चाहिए। विश्व बैंक ने कहा कि महामारी की सबसे बड़ी कीमत गरीब लोगों को चुकानी पड़ी है। वर्ल्ड बैंक के प्रमुख ने कहा कि महामारी के कारण गरीब देशों में गरीबी बढ़ गई है। इन देशों में ऐसी अर्थव्यवस्थाएं सामने आई है जो अधिक अनौपचारिक है, ऐसी सामाजिक सुरक्षा प्रणालियां सामने आई है जो कमजोर है और ऐसी वित्तीय प्रणालियां देखी जो कम विकसित है। इसके बाद भी कई विकासशील अर्थव्यवस्थाओं ने महामारी काल में कामयाबी पाई। मालपास ने कहा कि डिजिटल नकद हस्ताक्षरण के माध्यम से भारत ग्रामीण क्षेत्र के 85% परिवारों को या शहरी क्षेत्र के 69% परिवारों को खाद्य एवं नकद सहायता देने में कामयाब रहा। वहीं दक्षिण अफ्रीका ने सामाजिक सुरक्षा के दायरे में सबसे बड़ा विस्तार किया और गरीबी राहत पर $6 अरब खर्च किया। इससे करीब 2.9 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचा है। उन्होंने बताया कि ब्राजील ने आर्थिक संकुचन के बावजूद 2020 में भीषण गरीबी के कम करने में सफलता हासिल की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में उठकर मुस्लिमों की स्थिति पर चीन को घेरने की अमेरिका व पश्चिमी देशों की कोशिशों को उस समय करारा झटका लगा जब भारत व यूक्रेन समेत 11 देशों ने मतदान के समय अनुपस्थित रहकर चीन की परोक्ष तौर पर मदद कर दी। 40 सदस्यीय परिषद में इस प्रस्ताव का गिरना अमेरिका व पूरे पश्चिमी लॉबी के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। परिषद में 16 वर्षों के इतिहास में यह सिर्फ दूसरा मौका है जब अमेरिका द्वारा रखा गया प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ है। यह बदलते वैश्विक समीकरणों को भी बता रहा है। सबसे ज्यादा चर्चा भारत के रुख को लेकर है। चीन के साथ रिश्तों की मौजूदा स्थिति को देखते हुए अमेरिका के भारत से समर्थन की उम्मीद थी। भारत का कहना है कि वह UNHRC जैसे संस्थानों में किसी देश के खिलाफ वोटिंग नहीं करने की अपनी नीति पर अड़ग रहा है। हालांकि माना जा रहा है कि भविष्य में जम्मू कश्मीर पर वोटिंग की आशंका काट के तहत भारत ने यह कदम उठाया है। भारत ने गुरुवार को चीन की परोक्ष मदद तब की है जब नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास की तरफ से बताया गया कि चीन गणराज्य के 73वें स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम नरेंद्र मोदी के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पीएम ली कच्चांग को पत्र लिखा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने श्रीलंका के संबंध में आए प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इसमें श्रीलंका में रहने वाले तमिलों के कल्याण
कार्यक्रमों को बढ़ावा देने, जवाबदेही तय करने और मानवाधिकारों के पालन के प्राविधान के लिए श्रीलंका ने इन प्राविधान को लागू करने के लिए कहा गया है। भारत ने इस प्रस्ताव में संबंधित मतदान में भाग नहीं लिया। 40 सदस्यों वाली परिषद में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी समेत 20 सदस्य देशों ने प्रस्ताव के समर्थन में मतदान किया, जबकि चीन और पाकिस्तान सहित 7 देशों ने प्रस्ताव के विरोध में मत दिया है। भारत, जापान, नेपाल और कतर सहित 20 देश मतदान से दूर है। मतदान से पूर्व हुई चर्चा में भारत ने श्रीलंका सरकार से तमिलों के कल्याण के लिए पूर्व में किए गए वादों को पूरा करने का अनुरोध किया। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। बस शुरू करने की बात है, फिर सपने बोलते हैं क्या करना है, किसके साथ आगे बढ़ना है, जो कहीं नहीं मिलता उसे कहाँ ढूंढना है। बस शुरू करने की बात है, उसके लिए जो भी चाहिए अपनी दुकान Amazon पर सब मिल जाएगा। शांति, तुम्हारे नए गेस्ट हाउस के पहले गेस्ट। हेलो, Do you have Wi-Fi here? इट विल बी देयर टुमारो। Amazon, नई शुरुआतों की अपनी दुकान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वस्त जेपी नड्डा की अध्यक्षता में भाजपा अगला यानी 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेगी। नड्डा का वर्तमान कार्यकाल अगले वर्ष 20 जनवरी को खत्म हो रहा। भाजपा में शामिल हुए हर्षद द्विवेदी कांग्रेस विधायक पद से इस्तीफा दिया था। द्विवेदी ने पीएम मोदी की तारीफ की। महसाना के दूधसागर डेयरी में करोड़ों की वित्तीय अनियमितता मामले में फंसे गुजरात के पूर्व मंत्री विपुल चौधरी को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी चेयरमैन बनाने की सिफारिश करने के चलते पूर्व मुख्यमंत्री शंकरजी वाघेला एवं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया को महसाना की स्थानीय अदालत ने समन गुरुवार को गवाही के लिए बुलाया था। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के दावेदार नेता शशि थरूर ने कहा कि वे कांग्रेस के युवाओं की पार्टी बनाना चाहते हैं। उन्होंने गुरुवार को यह कहा कि उनके पक्ष में समर्थन लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत की सुपरफास्ट ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई है। गुजरात के अहमदाबाद में वंदे भारत एक्सप्रेस भैंसों के झुंड के साथ टकरा गई। चलिए बुलेटिन की खबर को देखते हैं विस्तार से और बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्वस्त जेपी नड्डा की अध्यक्षता में भाजपा अगला यानी कि 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेगा। नड्डा के वर्तमान कार्यकाल अगले 20 जनवरी को खत्म हो रहा है। इससे पहले उससे संसदीय बोर्ड उनका कार्यकाल बढ़ाने के लिए फैसले पर मुहर लगा देगा। भाजपा में अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है और यह लगातार 2 बार हो सकता है। वर्तमान स्थिति में लगातार चुनाव होने वाले हैं। गुजरात और खुद नड्डा के गृह राज्य हिमाचल में नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। अगले साल मार्च-अप्रैल में कर्नाटक के साथ जम्मू कश्मीर के भी चुनाव हो सकते हैं। इस लिहाज में पार्टी नेतृत्व का यह मन बना चुका है कि फिलहाल अध्यक्ष का चुनाव टालकर नड्डा के कार्यकाल का लगभग 1.5 साल का विस्तार दिया जाए ताकि पार्टी बिना भटकाव के लोकसभा चुनाव तक रणनीति को लेकर उतर सके। कार्यकाल विस्तार का फैसला संसदीय बोर्ड के ही अधिकार क्षेत्र में आता है। उधर चुनाव ही पूरी प्रक्रिया होती है जिसे राष्ट्रीय परिषद की बैठक में अंतिम मंजूरी दी जाती है। वैसे भी नड्डा ने कोविड संक्रमण काल के वक्त जिस तरह पार्टी के अंदर संवाद स्थापित कर प्रचार प्रसार किया उसका असर साफ दिया था। उनके कार्यकाल में ही पार्टी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में दोबारा जीत कर सत्ता में आई। कांग्रेस को कहना है कि चुनाव आयोग के हाल के आचार संहिता में बदलाव लाने का प्रस्ताव राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की भावना के खिलाफ है। साथ ही यह लोकतंत्र के ताबूत में एक और कील का काम करेगी। कांग्रेस के महासचिव प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि यह निश्चित रूप से चुनाव आयोग का कामकाज नहीं है। ध्यान रहे कि चुनाव आयोग ने सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों को अपने सभी चुनाव वादों की वित्तीय संभावना को मतदाताओं के बारे में बताने को कहा है। आयोग ने यह चेतावनी भी दी है कि अपर्याप्त जानकारी देने के बहुत खराब नतीजे हो सकते हैं। चुनाव आयोग ने 19 अक्टूबर तक सभी दलों के उनके विचार मांगे हैं। इस मुद्दे पर एक पूर्व चुनाव आयोग ने अपनी पहचान जाहिर नहीं करने की शर्त पर कहा कि यह प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट के रिवरजू बनाम कल्याणकारी योजनाओं की याचिका पर फैसले के बाद लिया जाना चाहिए था।
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त में कहा था कि इस याचिका को 3 जजों की खंडपीठ के समक्ष सुना जाएगा। कोर्ट का कहना है कि इस मामले में गहन सुनवाई की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चुनाव आयोग को इस मामले में दखल देना चाहिए था। गुजरात में कांग्रेस नेता हर्षद रिपरिया रविवार को गांधीनगर में भाजपा में शामिल हो गए। हर्षद ने 2 दिन पहले कांग्रेस विधायक पद से इस्तीफा दिया था। भाजपा के राज्य मुख्यालय कमलम में आयोजित एक समारोह के दौरान वह पार्टी में शामिल हुए। गुजरात भाजपा महासचिव प्रदीप सिंह वाघेला ने उनके पार्टी में शामिल भी किया। जूनागढ़ जिला कांग्रेस अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मेहसाना तालुका कांग्रेस अध्यक्ष, किसान मोर्चा के नेताओं सहित कई स्थानीय कांग्रेस नेता भी इस कार्यक्रम के दौरान भाजपा में शामिल हुए। भाजपा शासित राज्य में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। रिपटिया ने मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष नीमाबेन आचार्य को अपना इस्तीफा सौंपा था। भाजपा में शामिल होने के तुरंत बाद वह पूर्व कांग्रेस विधायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की। राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में जूनागढ़ जिले की विसावदर सीट से पूर्व विधायक ने कांग्रेस पर दिशाहीन होने का आरोप लगाया और पार्टी नेतृत्व पर जरूरत के समय उसकी मदद नहीं करने का भी आरोप लगाया। हर्षद ने कहा कि मोदी जिस तरह से देश का विकास कर रहे हैं और एमएसपी बढ़ाकर कई अन्य पहल करके किसानों के हित की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं, उससे मैं प्रभावित हूँ। कांग्रेस दिशाहीन हो गई है। भाजपा की नीतियों ने उनके निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को भी प्रभावित किया है। भाजपा सरकार ने मेरे क्षेत्र के किसानों को बिजली आपूर्ति के लिए मेरे अनुरोध पर ध्यान दिया। यही कारण है कि मैं भाजपा में शामिल हो गया हूँ। आने वाले दिनों में मेरे कई मित्र भी पार्टी में शामिल होंगे। हम पार्टी के सैनिकों के रूप में काम करेंगे। उन्होंने विधानसभा में जो मुद्दे उठाए थे वे किसी पार्टी या किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि किसानों के फायदे के लिए थे। भाजपा सरकार ने सभी मुद्दों को सुलझा लिया। यही वजह है कि मैं इसमें शामिल हुआ हूँ। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने रविवार को 12 उम्मीदवारों की चौथी सूची जाहिर की है, जिस सूची में शिक्षक, व्यवसाय और आदिवासी सहित समाज के हर वर्ग के लोगों को टिकट दिया गया है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप ने इस पहले भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 29 उम्मीदवारों की घोषणा की थी। आप गुजरात की सभी 182 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। आपने अब तक 41 उम्मीदवारों की घोषणा की है। अब उम्मीदवारों की चौथी सूची में 12 सीटें शामिल हैं, जिनमें से 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, नरवाना और गंडरी। इन 12 में से 2 सीटें 2017 में कांग्रेस ने जीती थी, जबकि 10 पर भाजपा ने जीत हासिल की थी। दर्जन सीट में से 2 अमराईवाड़ी और बटवा अहमदाबाद शहर में, जबकि 1 लिंपायत सूरत में है। गुजरात आपके अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने कहा कि नई सूची में उम्मीदवारों में शिक्षक, व्यवसाय और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हैं। उम्मीदवारों की सूची में हिम्मतनगर सीट से निर्मल सिंह पवार शामिल है, जो एक सेवानिवृत्त शिक्षक है, जबकि गांधीनगर के लिए दौलत पटेल एक व्यवसायी है। बात करते हैं मेहसाना के दूधसागर जेल में करोड़ों की वित्तीय अनियमितता मामले में फंसे गुजरात के पूर्व मंत्री विपुल चौधरी को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी चेयरमैन बनाने की सिफारिश करने के चलते पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला एवं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया को मेहसाना की स्थानीय अदालत ने समन कर गुरुवार को गवाही के लिए बुलाया था। अदालत में वाघेला ने स्वीकार किया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी से उन्होंने चौधरी को एनडीडीबी का चेयरमैन बनाने की सिफारिश की थी। सब कुछ दस्तावेज में मौजूद है, अदालत चाहे तो जांच कर ले। गवाही के बाद वाघेला मेहसाना में ही आयोजित साक्षी हुंकार महासभा में पहुंचे। यहाँ उन्होंने कहा कि राजनीति सेवा का माध्यम है, इसमें निजी लाभ या हानि की बात सोचने वाले लोगों की नहीं आना चाहिए। गुजरात में केशुभाई पटेल व शंकर सिंह वाघेला की सरकार में मंत्री रह चुके चौधरी वर्ष 1996 में भाजपा से बगावत कर नई सरकार बनाने वाले वाघेला के सेनापति रहे हैं। करीब 25 साल के आपसी मतभेद भुलाकर एक बार फिर से ये दोनों नेता एक दूसरे के साथ आ गए हैं। चौधरी फिलहाल न्याय की हिरासत में है। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया व अरबुदास सेना के साथ मिलकर गुजरात की राजनीति में खेला करने में तैयारी में है। दरअसल पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी गत विधानसभा चुनाव से पहले वाघेला के दबाव की राजनीति से काफी नाराज है।
राजस्थान के मुख्यमंत्री व गुजरात चुनाव के वरिष्ठ पर्यवेक्षक अशोक गहलोत भी वाघेला की कांग्रेस में वापसी को तैयार नहीं थे, लेकिन राजस्थान में बदलाते हालात व कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में पार्टी के ही तेज गुट के साथ आ जाने के बाद वाघेला के पार्टी में शामिल होने की संभावनाएं जगी हैं। मोटवाडिया का कहना है कि चौधरी भाजपा के ही पूर्व मंत्री है तथा उनकी अर्बुदा सेना की बढ़ती ताकत से चिंतित भाजपा सरकार उनके राजनीतिक कैरियर को खत्म करने के लिए उन पर शिकंजा कस रही है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के दावेदार नेता शशि थरूर ने कहा कि वह कांग्रेस के युवाओं को पार्टी बनाना चाहते हैं। उन्होंने गुरुवार को यह कहा कि उनके पक्ष में समर्थन लगातार बढ़ता जा रहा है। तिरुवनंतपुरम से सांसद थरूर ने चेन्नई में एक अध्यक्ष पद के चुनाव के प्रचार के दौरान कहा कि उनकी पार्टी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के अध्यक्ष पद के चुनाव को किस तरह से देखती है, यह सबसे ज्यादा मायने रखता है। इस बार बाहर के लोग क्या सोचते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव 17 अक्टूबर को होना चाहिए। चुनाव में थरूर का मुकाबला मल्लिकार्जुन खड़गे से है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री की कामराज को पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद पत्रकारों से चर्चा में थरूर ने कहा कि उन्हें पार्टी के आम कार्यकर्ताओं खासकर युवाओं से भारी समर्थन मिल रहा है। शशि थरूर ने कहा कि यह उनके लिए बहुत खुशी की बात है कि जो युवा भविष्य है और हमारे देश में बहुसंख्यक भी है, उन्हें चुनाव में उनका समर्थन किया है। हमारी आबादी का 65% हिस्सा 35 वर्ष और उससे कम आयु के लोगों का है। यह उनका देश है, यह एक युवा भारत है। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस युवा भारत की पार्टी बने। मैं युवा भारत की आकांक्षाओं, सपनों और आशाओं का प्रतिनिधित्व करना चाहता हूँ, जैसे ही राजीव गांधी ने 40 साल पहले करने का प्रयास किया था। मैं युवाओं का समर्थन पाकर बहुत खुश हूँ। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कर्नाटक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की मौजूदगी ने राहुल गांधी की कन्याकुमारी से कश्मीर तक की 3570 किलोमीटर की पदयात्रा नई ऊर्जा पर दी है। मंड्या जिले में सोनिया गांधी से पदयात्रा में शामिल होने के दौरान उमड़े लोगों की हुजूम ने तमिलनाडु और केरल के मुकाबले कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा की सियासी हलचलें कई ज्यादा बढ़ा रही है। दिलचस्प यह है कि कई वर्षों बाद जनता से जुड़े किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में शरीफ हुई सोनिया इस दौरान एक शब्द भी नहीं बोली, मगर यात्रा में उनकी सांकेतिक भागीदारी ने सियासी गहमा-गहमी इतनी बढ़ा दी कि कर्नाटक भी यह मुख्यमंत्री भाजपा नेता बसवराज बोम्मई भी यह टिप्पणी करने को बहाते हुए कि यात्रा के सूबे की राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दशहरा के 2 दिनों के विराम के बाद शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा के 27वें दिन पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं की नारेबाजी जयकार के बीच सोनिया गांधी कुछ किलोमीटर पदयात्रा में शामिल हुई। इस दौरान उमड़ी भीड़ के हुजूम के बीच सुरक्षा कर्मियों के अलावा खुद राहुल गांधी कई बार अपनी मां को संभालते व बचाते नजर आए। इस क्रम के मां बेटे का निश्चल प्रेम अनुराग की कई झलकें भी नजर आई और इससे जुड़ी तस्वीर और वीडियो ने इंटरनेट मीडिया पर भी हलचल मचाई। बुलेटिन में समय हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखते हैं खबरों को रफ्तार से। बस शुरू करने की बात है, फिर सपने बोलते हैं क्या करना है, किसके साथ आगे बढ़ना है, जो कहीं नहीं मिलता उसे कहाँ ढूंढना है। बस शुरू करने की बात है, उसके लिए जो भी चाहिए अपनी दुकान Amazon पर सब मिल जाएगा। शांति, तुम्हारे नए गेस्ट हाउस के पहले गेस्ट। हेलो, Do you have Wi-Fi here? इट विल बी देयर टुमारो। Amazon, नई शुरुआतों की अपनी दुकान। थोड़ा रोस्ट, थोड़ा फ्राई, थोड़ा लो, थोड़ा हाई, थोड़ा अपना वाला ट्राई। मेरा ट्विस्ट, मेरा टेस्ट, मेरा ट्विस्ट। अमृतसरी छोले, मेरे वाले छोले। वंडर मसाला। मेरा ट्विस्ट, मेरा टेस्ट। दिल का परिंदा उड़ चला, अंदाज अपना मन चला, खुद की तो सुन ले, जी भर के जी ले, रुक जाना तू अब ठहर। Lyra, anytime, anywhere. Lyra, everybody loves to wear. Lyra, anytime, anywhere.
चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने कहा कि वह अब कभी भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए काम नहीं करेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं अब नीतीश कुमार के लिए काम नहीं करूंगा, भले ही नीतीश कुमार मेरे लिए सीएम की कुर्सी ही क्यों न खाली कर दे। प्रशांत किशोर ने कहा कि उन्होंने लोगों से वादा किया है और वह इससे बदलने वाले नहीं है। प्रशांत किशोर ने बताया कि उनके बीच पिछली बैठक में नीतीश कुमार के बिहार में एनडीए गठबंधन से बाहर निकलने और राज्य में महागठबंधन के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्हें जेडीयू में शामिल होने का ऑफर दिया गया था। प्रशांत किशोर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं उनके साथ काम नहीं करूंगा, भले ही वह मुझे अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बना दे या फिर मेरे लिए सीएम की कुर्सी ही क्यों न खाली कर दे। मैंने कहा कि मैं साथ नहीं आने वाला हूं, मैंने जनता से वादा किया हुआ है और इसे बदला नहीं जा सकता। बिहार में 2 विधानसभा सीटों मोकामा और गोपालगंज सीट पर 3 नवंबर को मतदान की घोषणा हो गई है। उपचुनाव के मद्देनजर दोनों सीटें हॉट मानी जा रही है। वहीं सियासी गलियारों में भी यह चर्चा भी तेज हो रही है कि क्या नीतीश और तेजस्वी की जोड़ी हिट होगी या फिर भारतीय जनता पार्टी परचम लहराएगी। एक नजर दोनों विधानसभा सीटों के सियासी समीकरण पर डालते हैं। इसके साथ ही सियासी गलियारों में भी चर्चा भी जारी है। 1951 में मोकामा विधानसभा सीट घोषित हुई, उसके बाद से वहां बाहुबली नेताओं का कब्जा रहा है। इस विधानसभा से पार्टी कोई भी हो, लेकिन भूमिहार प्रत्याशी ही जीत दर्ज कराता रहा। मोकामा विधानसभा सीट का ज्यादातर हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र में होने के साथ ही यहाँ भूमिहार समुदाय का वर्चस्व रहा है। यह वजह है कि विधानसभा सीट भूमिहार प्रत्याशी ही जीत दर्ज कराता रहा है। 1990 से 2000 तक इस विधानसभा सीट से दिल्ली से विधायक रहे। मुंबई स्थित रिलायंस फाउंडेशन के अस्पताल को बस को जान से मारने की धमकी देने वाले बिहार से गिरफ्तार कर लिया गया है। धमकी के मामले में मुंबई पुलिस ने दरभंगा से एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है, उससे मुंबई लाया गया है। रिलायंस के प्रवक्ता ने बताया कि सर एचएन रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल के कॉल सेंटर को बुधवार दोपहर और शाम को 2 बार फोन कर यह धमकी दी गई थी। आरोपी ने अस्पताल को बम से उड़ाने और मुकेश नीता एवं आकाश व अनंत अंबानी की हत्या करने की धमकी लैंडलाइन फोन नंबर पर मिली थी। यह धमकी भरा फोन अस्पताल के लाइन नंबर पर आया, जिसके बाद अफरा-तफरी का माहौल बन गया है। इस मामले में मुंबई पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि धमकी भरा फोन 12:57 पर अनजान नंबर से आया था। धमकी देने वाले व्यक्ति ने अंबानी परिवार के नाम पर भी धमकी दी। अधिकारियों के मुताबिक डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया और आगे की जांच की जा रही है। इस साल अगस्त में एक जौहर के अस्पताल में फोन करने और उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनके परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी देने के बाद गिरफ्तार किया गया था। मुंबई एयरपोर्ट पर केरल के एक यात्री के पास से 80 करोड़ रुपए मूल्य की 16 किलो हेरोइन जब्त की गई। राजस्व खुफिया निदेशालय की DRI ने यह कार्रवाई की। DRI के एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि खुफिया जानकारी के आधार पर बुधवार को इस यात्री को तलाशी के लिए रोका गया। जब उसके सामान की तलाशी ली गई तो उसमें 5 से प्रतिबंधित पदार्थ मिला। DRI अधिकारी ने बताया कि आरोपी मादक पदार्थ को एक ट्रॉली बैग के अंदर छुपा कर लाया था। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में उइगर मुस्लिमों को सीट पर चीन को घेरने की अमेरिका व पश्चिमी देशों की कोशिशों को उस समय करारा झटका लगा जब भारत व यूक्रेन समेत 11 देशों ने मतदान के समय अनुपस्थित रहकर चीन की परोक्ष तौर पर मदद की। 47 सदस्यों परिषद में इस प्रस्ताव का गिरना अमेरिका व पूरी पश्चिम नाते के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। परिषद के 16 वर्षों के इतिहास में यह सिर्फ दूसरा मौका है जब अमेरिका द्वारा रखा गया प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ है। यह बदलते वैश्विक समीकरणों को भी बता रहा है। सबसे ज्यादा चर्चा भारत की हित को लेकर है। चीन के साथ रिश्तों की मौजूदा स्थिति को देखते हुए अमेरिका को भारत से समर्थन की उम्मीद थी। भारत का कहना है कि वह UNHRC जैसे संस्थानों में किसी देश के खिलाफ वोटिंग नहीं करने की अपनी नीति पर अडिग रहा है।
हालांकि माना जा रहा है कि भविष्य में जम्मू कश्मीर के वोटिंग की आशंका की काज के तरह भारत ने यह कदम उठाया है। भारत ने गुरुवार को चीन की परोक्ष मदद तब की जब नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास की तरफ से बताया गया कि चीन गणराज्य के 73वें स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पीएम ली केक्यांग को पत्र लिखा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने श्रीलंका के संबंध में आए प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। इसमें श्रीलंका में रहने वाले तमिलों को कल्याण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने, जवाबदेही तय करने और मानवाधिकारों को पालन के प्राविधान है। श्रीलंका से इन प्राविधानों को लागू करने के लिए कहा गया है। भारत ने कहा इस प्रस्ताव से संबंधित मतदान में भाग नहीं लिया। चालीस सदस्यों वाली परिषद में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी समेत 20 सदस्य देशों ने प्रस्ताव के समर्थन में मतदान किया, जबकि चीन और पाकिस्तान सहित 7 देशों ने प्रस्ताव के विरोध में मत दिया। भारत, जापान, नेपाल और कतर सहित 20 देश मतदान से दूर रहे। मतदान के पूर्व हुई चर्चा में भारत ने श्रीलंका सरकार से तमिलों के कल्याण के लिए पूर्व में किए गए वादों को पूरा करने का अनुरोध किया। संयुक्त राष्ट्र पहुंचे भारतीय विदेश राज्य मंत्री विमलेधन ने अफ्रीकी महाद्वीप की प्राकृतिक संपदा आतंकी संगठनों से बचाने की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की। सुरक्षा परिषद में उन्होंने कहा अफ्रीकी में मौजूद संपदा आतंकी संगठन खुद को मजबूत कर रहे हैं। इसके बाद वे पूरी दुनिया में हिंसा और आतंक फैला रहे हैं। उन पर अफ्रीका में ही रोक लगाई जानी चाहिए। इसमें पूरी दुनिया का कल्याण निहित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्वस्त जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ही भाजपा अगला यानी कि 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेगी। नड्डा का वर्तमान कार्यकाल अगले वर्ष 20 जनवरी को खत्म हो रहा है। उससे पहले संसदीय बोर्ड उनका कार्यकाल बढ़ाने का फैसले पर मुहर लगा देगा। भाजपा में अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है और यह लगातार 2 बार हो सकता है। वर्तमान स्थिति में लगातार चुनाव होने वाले हैं। गुजरात और खुद नड्डा के गृह राज्य हिमाचल में नवंबर एवं दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अगले साल मार्च अप्रैल में कर्नाटक के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हो सकते हैं। इस लिहाज से पार्टी नेतृत्व का यह मन बना चुका है कि फिलहाल अध्यक्ष का चुनाव टालकर नड्डा के कार्यकाल को लगभग 1.5 साल का विस्तार दिया जाए, ताकि पार्टी बिन भटकाव के लोकसभा चुनाव तक रणनीति को जमीन पर उतार सके। कार्यकाल विस्तार का फैसला संसदीय बोर्ड के ही अधिकार क्षेत्र में आता है। उधर चुनाव की पूरी प्रक्रिया होती है, जिसे राष्ट्रीय परिषद की बैठक में अंतिम मंजूरी दी जाती है। वैसे भी नड्डा ने कोविड संक्रमण काल के वक्त जिस तरह पार्टी के अंदर संवाद स्थापित कर प्रचार प्रसार किया, उसका असर साफ दिखा था। उनके कार्यकाल में ही पार्टी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में दोबारा जीतकर सत्ता में आई। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव आयोग के हाल के आचार संहिता में बदलाव लाने के प्रस्ताव राजनीतिक प्रतिस्पर्धी की भावना के खिलाफ है। साथ ही यह लोकतंत्र के ताबूत में एक और कीला का काम करेगी। कांग्रेस के महासचिव प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि यह निश्चित रूप से चुनाव आयोग का कामकाज नहीं है। ध्यान रहे कि चुनाव आयोग ने सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों को अपने सभी चुनाव वादों को, वित्तीय संभावना को मतदाताओं के बारे में बताने को कहा है। आयोग ने यह चेतावनी भी दी है कि अपर्याप्त जानकारी देने के बहुत खराब नतीजे हो सकते हैं। चुनाव आयोग ने 19 अक्टूबर तक सभी दलों के उनके विचार मांगे हैं। इस मुद्दे पर एक पूर्व चुनाव आयोग ने अपनी पहचान जाहिर नहीं करने की शर्त पर कहा कि यह प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट को रेमेडियो के बयान में कल्याणकारी योजनाओं की याचिका पर फैसले के बाद ही लिया जाना चाहिए था। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त में कहा था कि इस याचिका को 3 जजों की खंडपीठ के समक्ष सुना जाएगा। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में गहन सुनवाई की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चुनाव आयोग को इस मामले में दखल देना चाहिए था। गुजरात में कांग्रेस नेता हर्षद पटेल वीरवार को गांधीनगर में भाजपा में शामिल हो गए। हर्षद ने 2 दिन पहले कांग्रेस विधायक पद से इस्तीफा दिया था। भाजपा के राज्य मुख्यालय कमलम में आयोजित एक समारोह के दौरान वह पार्टी में शामिल हुए। गुजरात भाजपा महासचिव प्रदीप सिंह वाकेरा ने उनके पार्टी में स्वागत किया।
फैसले के मुताबिक जूनागढ़ जिला कांग्रेस अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महसाना तालुका कांग्रेस अध्यक्ष, किसान मोर्चा के नेता सहित कई स्थानीय कांग्रेस नेता भी इस कार्यक्रम के दौरान भाजपा में शामिल हुए। भाजपा शासित राज्य में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। रिपटिया ने मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष हिमाबेन आचार्य को अपना इस्तीफा सौंपा था। भाजपा में शामिल होने के तुरंत बाद पूर्व कांग्रेस विधायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की। हर्षद ने कहा कि मोदी जिस तरह से देश का विकास कर रहे हैं और एमएसपी बढ़ाकर और कई अन्य पहल करके किसानों के हित में रक्षा के लिए काम कर रहे हैं, उसमें मैं प्रभावित हूँ। कांग्रेस दिशाहीन हो गई है। भाजपा की नीतियों ने उनके निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को भी प्रभावित किया है। भाजपा सरकार ने मेरे क्षेत्र के किसानों को बिजली आपूर्ति के लिए मेरे अनुरोध पर ध्यान दिया। यही कारण है कि मैं भाजपा में शामिल हो गया हूँ। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने विभाग को 12 उम्मीदवारों की चौथी सूची तैयार की है। इस सूची में शिक्षक, व्यवसायी और आदिवासी सहित समाज के हर वर्ग के लोगों को टिकट दिया गया है। अरविंद केजरीवाल नेतृत्व वाले आप ने इससे पहले भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 29 उम्मीदवारों की घोषणा की थी। आप गुजरात की सभी 182 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। आपने अब तक 41 उम्मीदवारों की घोषणा की है। आप उम्मीदवारों की चौथी सूची में 12 सीटें शामिल है, जिनमें से 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, गरबाडा और गंडवी। इन 12 में से 2 सीटें 2017 में कांग्रेस ने दी थी, जबकि 10 पर भाजपा ने जीत हासिल की थी। इन दर्शन पर सीटों में से 2 अमराईवादी और वटवा अहमदाबाद शहर में है, जबकि एक लिंबायत सूरत शहर में है। गुजरात आपके अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने कहा कि नई सूची में उम्मीदवारों में शिक्षक, व्यवसायी और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हैं। उम्मीदवारों की सूची में हिम्मतनगर सीट से निर्मल सिंह परमार शामिल है, जो एक सेवानिवृत्त शिक्षक है, जबकि गांधीनगर से दौलत पटेल एक व्यवसायी है। महसाना की दूधसागर डेयरी में करोड़ों की वित्तीय अनियमितता मामले में फंसे गुजरात के पूर्व मंत्री विपुल चौधरी को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी चेयरमैन बनाने की सिफारिश करने के चलते पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला एवं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया को महसाना की स्थानीय अदालत में समन कर गुरुवार को गवाही के लिए बुलाया था। अदालत में वाघेला ने स्वीकार किया है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी से उन्होंने चौधरी को एनडीडीबी का चेयरमैन बनाने की सिफारिश की थी। सब कुछ दस्तावेज में मौजूद है, अदालत चाहे तो जांच करा ले। गवाही के बाद वाघेला महसाना में ही आयोजित साक्षी होकर महासभा में पहुंचे। यहाँ उन्होंने कहा कि राजनीति सेवा का माध्यम है, इनमें निजी लाभ या हानि की बात सोचने वालों लोगों को ही नहीं आना चाहिए। गुजरात में केशुभाई पटेल व शंकर सिंह वाघेला की सरकार में मंत्री रह चुके चौधरी वर्ष 1996 में भाजपा से लगातार बगावत कर नई सरकार बनाने वाले वाघेला से सेनापति रहे। करीब 25 साल के आपसी मतभेद बुलाकर एक बार फिर से ये दोनों नेता एक दूसरे के साथ आ गए और चौधरी फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया व अरबुदास सेना के साथ मिलकर गुजरात की राजनीति में खेला करने की तैयारी में है। दरअसल पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी गत विधानसभा चुनाव से पहले वाघेला के दबाव की राजनीति से काफी नाराज है। राजस्थान के मुख्यमंत्री व गुजरात चुनाव के वरिष्ठ पर्यवेक्षक अशोक गहलोत भी वाघेला की कांग्रेस में वापसी को तैयार नहीं थी। लेकिन राजस्थान में बदले हालात व कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में पार्टी के ही तेज गुट के साथ आ जाने वाली बाद वाघेला के पार्टी में शामिल होने की संभावना जुटी है। मोढवाडिया का कहना है कि चौधरी भाजपा के ही पूर्व मंत्री है तथा उनके अरबुदास सेना की बढ़ती ताकत से चिंतित भाजपा सरकार उनके राजनीतिक कैरियर को खत्म करने के लिए ऊपर शिकंजा कस रही है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के दावेदार नेता शशि थरूर ने कहा कि वे कांग्रेस को युवाओं की पार्टी बनना चाहते हैं। उन्होंने गुरुवार से यह कहा कि उनके पक्ष में समर्थन लगातार बढ़ता जा रहा है। तिरुवनंतपुरम से सांसद थरूर ने चेन्नई में एक अध्यक्ष पद के चुनाव के प्रचार के दौरान कहा कि उनकी पार्टी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और अध्यक्ष पद के चुनाव को किस तरह से देखती है, यह सबसे ज्यादा मायने रखता है। इस पर बाहर के लोग क्या सोचते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव 17 अक्टूबर को होना चाहिए। चुनाव में थरूर का मुकाबला मल्लिकार्जुन खड़गे से है।
रंजित रंजन ने बताया कि जब जाति समीकरण आने लगा है तो हम धीरे धीरे हम बंटने लगे, जिसके कारण कांग्रेस बहुत पीछे हो गई। गुजरात में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन आम आदमी पार्टी की एनडीए ने सियासी तपिश को अभी से बढ़ाने का काम किया है। रैलियों, रोड शो और सभाओं के आयोजन में सूबे में माहौल गर्म। ज्ञानोपी परिसर में सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग की लंबाई और चौड़ाई, गहराई, उम्र और आसपास की एरिया की कार्बन डेटिंग यानी आधुनिक तरीके से जांच पर शुक्रवार को जिला जज की अदालत का आदेश आ सकता है। आगरा के नारेपुरा स्थित मधुराज अस्पताल में आग लगने की घटना मुख्यमंत्री डॉक्टर ब्रजेश पाठक के कड़े रुख के बाद बृहस्पतिवार को स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने 21 अस्पतालों में छापा मारा। पाकिस्तान की सेना ने नए आर्मी चीफ को लेकर देश में चल रही राजनीति पर अब सरकार विराम लगाने की कोशिश कर रही है। बात करते हैं भारत की सुपरफास्ट ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई है। गुजरात के अहमदाबाद में वंदे भारत एक्सप्रेस भैंसों के झुंड से टकरा गई। टक्कर लगने के बाद वंदे भारत एक्सप्रेस क्षतिग्रस्त हो गई है। बताया जा रहा है कि हादसे में वंदे भारत का इंजन एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। जानकारी के मुताबिक वंदे भारत मुंबई सेंट्रल से गुजरात के गांधीनगर आ रही थी। पश्चिमी रेलवे के वरिष्ठ पीआरओ के जे जयंत ने इसको लेकर अधिक जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि हादसा सुबह 11:15 बजे का आसपास हुआ है, जब उस वक्त वंदे भारत वटवा स्टेशन से मणिनगर आ रही थी। तभी अचानक भैंसों का एक झुंड रेलवे ट्रैक पर आ गया और टक्कर हो गई। पीएम मोदी ने 6 दिन पहले ही भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। मोदी ने 30 सितंबर को अपने गुजरात के दौरे के दौरान ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस ट्रेन को मेक इन इंडिया के तहत तैयार किया गया है। इसको ज्यादातर पार्ट भारत में ही तैयार किए गए हैं। पीएम मोदी ने बीते साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से अपना संबोधन के दौरान अगले 75 सप्ताह में 75 वंदे भारत ट्रेनें चलाने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की आजादी के 75 वर्ष पूरा होने के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आत्मनिर्भर भारत बनाने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात ने इस आह्वान को स्वीकार कर लिया। आत्मनिर्भर गुजरात से आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना का ऐलान किया गया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने उद्योगों को आत्मनिर्भरता के लिए सहायता हेतु द आत्मनिर्भर गुजरात स्कीम फॉर असिस्टमेंट टू इंडस्ट्रीज योजना की उद्योग राज्य मंत्री जगदीश विश्वकर्मा की उपस्थिति में घोषणा की। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में भारत दुनिया में सबसे तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाओं के रूप में उभरा है। ऐसे में इस योजना का मूल उद्देश्य इन अवसरों का लाभ उठाते हुए उद्योगों को आकर्षित कर और स्थानीय उत्पादों को सहयोग प्रदान कर गुजरात को रोजगार और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाता है। मुख्यमंत्री ने इस महत्वाकांक्षी योजना के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि गुजरात उद्यमियों और उद्यमिता की भूमि तथा देश का मैन्युफैक्चरिंग हब है। गुजरात ऐसी अपार क्षमताओं के परिणाम स्वरूप प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने में आत्मनिर्भर गुजरात के जरिए नेतृत्व करने को तैयार है। रंजित रंजन ने बताया कि जब जाति समीकरण आने लगा है तो हम धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं, जिसके कारण कांग्रेस बहुत पीछे हो गई है। उन्हें बताया कि कहीं ना कहीं वह हम कांग्रेसी लोगों के साथ पर्सनल कॉन्टैक्ट में पिछड़ गए हैं। हमने छोटे वर्कर्स का साथ छोड़ दिया है, उनके साथ बातचीत छोड़ दी थी, जिसके कारण हम पीछे हो गए हैं। लेकिन अब हम लगातार मुद्दों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। रंजित रंजन ने बताया कि कांग्रेस ने कभी भी जाति की राजनीति नहीं की है। बिहार में पार्टी के लोगों की वरिष्ठता, लॉयल्टी और उनके काम के अनुसार ही चीज हुई है। महागठबंधन के समीकरण के साथ लोगों को खुश रहते हुए बैलेंस करने की कोशिश की गई है। रंजित रंजन ने कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार को चलाने के लिए तमाम चैलेंज का सामना करना है, जैसे कि बेरोजगारी, राज्य की आर्थिक स्थिति, बिहार का लॉ एंड ऑर्डर और जितनी भी स्कीमों का इम्प्लीमेंटेशन बढ़िया हो और अच्छे से हो ताकि वह कुछ इंडस्ट्रियल आए। रंजन ने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने 55 साल देश को बहुत कुछ दिया है। उन्होंने बताया कि सिर्फ पार्टी नहीं दिया बल्कि इसमें पूरे लोग खड़े थे।
पूरा लोकतंत्र खड़ा था और हम लोकतंत्र के साथ चले। आज इतनी पॉलिसीज है जिस पर काम हो रहा है वो कांग्रेस की दी हुई है, चाहे वह दलित, ओबीसी या फिर डेवलपमेंट के लिए दी गई हो। लालू प्रसाद के लगातार 12वीं बार राजद के अध्यक्ष बनाए जाने के बारे में मात्र 4 दिन पहले जगदानंद सिंह ने अपने पद से त्यागपत्र का प्रस्ताव कर राज्य के नए नेतृत्व की परेशानियों में वृद्धि कर दी है। समाजवादी राजनीति की हस्तियों में शामिल जगदानंद बिहार राजद के अध्यक्ष और लालू के करीबी हैं। नीतीश कुमार की सरकार से बेटे सुधाकर सिंह की छुट्टी के बाद राजद में इनका भी मन व्यथित है। हालांकि उनकी ऐसी नाराजगी कोई पहली बार प्रकट नहीं हुई है, लेकिन इस बार नीतीश कुमार के महागठबंधन बदलकर राजद के साथ आने वाले के बाद से ही वह असहज दिख रहे हैं। जगदानंद सिंह अपने तौर तरीके से उन्होंने संकेत भी कर दिया है वह इस गठबंधन के पक्ष में नहीं है। पहले भी जब कभी तेजस्वी और नीतीश के बीच आत्मीयता दिखी, जगदानंद रुख आक्रामक ही दिख रहा है। त्यागपत्र की खबर और बिहार में हलचल के बीच लालू ने जगदानंद को दिल्ली बुलाया है। दोनों की मुलाकात शुक्रवार को होनी है। इस्तीफे की पेशकश के बाद उन्हें मनाया जाएगा। बहुत संभव है कि लालू प्रसाद समझाने पर जगदानंद हर बार की तरह मान भी जाए, लेकिन प्रश्न तो तब भी उठेगा कि लालू के पुराने और सबसे विश्वस्त सिपाही को राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से कुछ घंटे ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ा। बात निकलेगी तो जगदानंद के मंत्री पुत्र सुधाकर के इस्तीफे की भी चर्चा होगी, जिन्हें अपनी ही सरकार के विरुद्ध बयानबाजी के कारण गांधी जयंती के दिन मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा है। हालांकि सुधाकर का लिखित त्याग पत्र लेकर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के पास जगदानंद स्वयं गए थे, लेकिन माना जा रहा है कि उन्हें यह फैसला बेमन से करना पड़ा। गुजरात में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी अभी नहीं हुआ है, लेकिन आम आदमी पार्टी के एंट्री ने सियासी तापश को अभी से बढ़ाने का काम कर दिया है। रैलियों, रोड शो और सभाओं के आयोजन में सूबे में माहौल गर्म है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जैसे प्रमुख सियासी हस्तियों के दौरे से चुनावी बहार साफ महसूस की जा रही है। इस बार भी विधानसभा चुनाव में किसानों का मुद्दा हावी रहेगा। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस किसानों के मुद्दे को उठा रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी यह सुनिश्चित करने में जुटी हुई है कि किसानों को राज्य और केंद्र की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके। भाजपा किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने में जुटी हुई है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और से शुरू की गई नमो किसान पंचायत का उद्देश्य यही है। इलाके के अलावा कृषि क्षेत्र में श्रमिकों की कमी की चुनौतियों का सामना करने के लिए ड्रोन जैसी तकनीक को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस बार आम आदमी पार्टी की एंट्री से दिलचस्प मुकाबले का असर है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी सभाओं में दिल्ली मॉडल का हवाला दे रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा था कि गुजरात के लोगों ने आम आदमी पार्टी के मुफ्त बिजली के विचारों को पसंद किया है। इन्हीं विचारों ने केंद्र सरकार को योजना में बाधा डालने के लिए प्रेरित किया है। सदन रहे आम आदमी पार्टी ने कृषि प्रधान पंजाब में ऐसे ही चुनावी वादे किए थे। गुजरात में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। भाजपा और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने तो रैलियां और सभाओं पर जोर देना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो टाउन हॉल और कार्यकर्ताओं से सामने सामने की मीटिंग भी कर चुके हैं। ऑटो ड्राइवर के घर जाकर खाना खा चुके हैं। दलित को अपने पक्ष में करने के लिए उनको अपने घर पर बुलाकर दावत दे चुके हैं। दिल्ली और पंजाब में सत्ता हासिल करने के बाद अब आम आदमी पार्टी ने गुजरात पर फोकस किया है। गुजरात के हर जिले में बीजेपी एक एक केंद्रीय मंत्री या किसी मुख्यमंत्री की ड्यूटी लगा रही है। ये भापरे इतना डर, ये डर आम आदमी पार्टी का नहीं है, ये डर गुजरात के लोगों का है जो बीजेपी से बहुत नाराज थे और अब तेजी से आपका दामन थाम रहे हैं। दरअसल इस साल के अंत तक गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं। पार्टी ने इसके लिए पूरी रणनीति बना ली है। आम आदमी पार्टी भाजपा की रणनीति पर नजर रखे हुए है और भाजपा के तमाम वायदों को देख रही है। इस बीच सीएम अरविंद केजरीवाल की सूचना मिली है कि भाजपा गुजरात में चुनाव जीतने के लिए हर तरह से हथकंडे अपना रही है। इस वजह से वहां हर जिले में बीजेपी के केंद्रीय मंत्री या किसी अन्य नेता की ड्यूटी लगाई जा रही है, जिससे पार्टी को नुकसान न हो।
ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग की लंबाई, चौड़ाई, गहराई, उम्र और आसपास के एरिया की कर्व डेटिंग या अन्य आधुनिक तरीके से जांच पर शुक्रवार को जिला जज की अदालत का आदेश आ सकता है। जिला जज की अदालत में ज्ञानवापी स्थित श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन व अन्य विग्रहों के संरक्षण की याचिका पर सुनवाई होगी। उन्होंने यह भी कहा है कि यह काम शिवलिंग को छेड़छाड़ किए बिना होना चाहिए, यह चाहे कार्बन डेटिंग से हो या किसी अन्य तरीके से हो। वह वादी राखी सिंह के अधिवक्ता के कार्बन डेटिंग से शिवलिंग के खंडित होने का आदेश जताया गया था, जबकि मुस्लिम पक्ष ने पत्थर और लकड़ी की कार्बन डेटिंग नहीं होने का हवाला दिया था। इस मामले में बहस पूरी होने के बाद जिला जज ने 7 अक्टूबर की तारीख आदेश के लिए नियत की है। ज्ञानव्यापी परिसर में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने मांग पर बीएचयू प्राचीन इतिहास विभाग के प्रोफेसर अशोक सिंह का दावा है कि शिवलिंग की कार्बन डेटिंग संभव नहीं है। बातचीत करते हुए उन्होंने दावा किया है कि कार्बन डेटिंग पत्थर जैसे वस्तुओं की नहीं की जा सकती है। प्रोफेसर अशोक सिंह ने बताया कि कार्बन डेटिंग केवल उसी चीज की हो सकती है जिसमें कभी भी कार्बन रहा हो। पुरातत्वीय संदर्भों में मिली वस्तुओं की कार्बन डेटिंग जरूर की जाती है, लेकिन इसके लिए इसका सही प्रारूप में मिलना जरूरी होता है। शिवलिंग की जानकारी करने के लिए जेपीआर यानी कि ग्राउंड पेनिट्रेटिंग राडार सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सकता है। फिलहाल तब तक संग्रहालय में लोग आजाद की पिस्तौल नहीं देख सकेंगे, इसलिए इसे सेंट्रल हॉल से हटाकर रिजर्व कर लिया गया है। आजादी की पिस्तौल हटाने के साथ ही संग्रहालय का पूरा लुक बदलने की तैयारी है। सेंट्रल हॉल के आधुनिकीकरण पर काम शुरू हो गया है। सेंट्रल हॉल को नया रूप देने के बाद आजाद की पिस्तौल 10 करोड़ रुपए की लागत से बनी देश की पहली इंटरैक्टिव आजाद गैलरी में प्रदर्शित की जाएगी। इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इसके लिए सांस्कृतिक मंत्रालय की ओर से पीएमओ को पत्र भी लिखा गया है। इस बीच पिस्तौल की शिफ्टिंग की दिशा में काम शुरू कर दिया गया है। संग्रहालय के वित्त अधिकारी राघवेंद्र सिंह ने बताया कि फिलहाल अब सेंट्रल हॉल में आजाद की पिस्तौल नहीं दिखाई देगी। संग्रहालय के सेंट्रल हॉल से हटाई गई इस कोल्ड पिस्तौल की भी कहानी कम दिलचस्प नहीं है। 27 फरवरी 1931 को तत्कालीन एसएसपी नटबावर के नेतृत्व में अल्फ्रेड पार्क में ब्रिटिश पुलिस ने घेरने के बाद आजाद ने इस पिस्तौल से खून की घनपट्टी पर मारकर भारत माता की आजादी के लिए शहादत चुन ली थी। नटबावर की सेवानिवृत्ति के वक्त ब्रिटिश सरकार ने यह कोल्ड उन्हें उपहार में दी थी, जिससे वह अपने साथ इंग्लैंड ले गए थे। इसके बाद वर्षा की मशक्कत के बाद इस पिस्तौल को वापस लाया गया था। आगरा के नरीपुर स्थित आर्बुदराज अस्पताल में आग लगने की घटना और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर ब्रजेश पाठक के कड़े रुख के बाद बृहस्पतिवार को स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने इस अस्पताल में छापा मारा। सुरक्षा अग्निशामक ने इंतजाम नहीं मिलने और मौके पर डॉक्टर उपस्थित न पाए जाने पर 4 अस्पतालों को सील कर दिया गया। वहीं बिना पंजीकरण के संचालित मलपुर स्थित रघुवंशी अस्पताल के संचालकों पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि 8 टीमें अस्पतालों का निरीक्षण करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में भेजी गई है। अस्पतालों में बेसमेंट में मरीज भर्ती पाए गए हैं। ऑपरेशन थिएटर भी संचालित हो रहा था। यमुना पार स्थित राजधानी अस्पताल, मंगलम अस्पताल, कालिंदी विहार स्थित नारायण देव अस्पताल को सील कर दिया गया है। इसके अलावा संगल अस्पताल, मधुवन सरस्वती अस्पताल, सिटी मेडिकेयर, राधे गोविंद व गुड लाइफ अस्पतालों को अग्निशामक के इंतजाम न होने और अन्य कमियों पाए जाने की नोटिस दिए जाए हैं। 7 दिन का समय कमियों को दूर करने के लिए दिया गया है। इस अवधि तक चिकित्सक कार्य बंद रखने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारी वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है। इसी उद्देश्य के साथ आप खबरों को राष्ट्रपथन के साथ देखते रहिए। नमस्कार।